Hello everyone, welcome to Inspiring Minds Biology lecture. This is the first lecture for class +1 and the aspirants who have just joined their +1 and are unable to attend the classes can benefit by this lecture. I am Dr. Harminder and we will be starting with the first chapter of The very first chapter is the living world. Okay, the word is living world. That means here in this chapter we will be discussing certain characteristics of living world. Living क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए. So अगर मैं living की बात करती हूँ तो life क्या है ये मुझे पता होना चाहिए. हम किस ऑर्गेनिज्म को लिविंग में कंसिडर करेंगे या ऑर्गेनिज्म की क्या क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से हम उनको लिविंग कंसिडर करते हैं. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने इनिशियली पहले लिविंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लर्न करने हैं एंड देन इसके आगे कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं बायो से रिलेटेड हमने वो सीखनी है. ठीक है. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड एंड इसमें we'll discuss with the first definition that is life. So अगर मैं life की बात करती हूँ तो life क्या है. Life can be defined as unique organization of molecules expressing itself through chemical reaction which leads to growth, reproduction, sensitivity, cellular respiration, metabolism, respiration, evolution and homeostasis. That means कि अगर मैं लाइफ की बात करती हूँ तो ये लाइफ क्या है. एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है. एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसमें ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन हो रही है, वो अपने सराउंडिंग से सेंसिटिव हैं एंड रिस्पॉन्सेस जनरेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, एवोल्यूशन हो रही है एंड होम्योस्टेसिस डेवलप हो रही है. दैट मीन्स कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक अगर हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वो लिविंग है. दैट मीन्स उसमें लाइफ है. अब ये कैरेक्टर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिज्म वाले ये हमें नॉन लिविंग आर्टिकल्स में नहीं दिखता. ये कैरेक्टर हमें सारे प्लांट्स में मिलेगा, सारे एनिमल्स में मिलेगा या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. सो अगर मैं सिंपल से टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो दो तरह की चीज़ें होती हैं. एक होते हैं एनिमेट ऑब्जेक्ट, एक होते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. जो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं दैट मीन्स वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं. जो इनएनिमेट है दोज आर नॉन लिविंग. ठीक है. सो हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये हमने हमेशा से सीखा है. जो लिविंग है वो रिप्रोड्यूस करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, उसकी ग्रोथ होगी. नॉन लिविंग ये सारे कैरेक्टर शो नहीं करते. ठीक है. इस बेसिस पे हमने दोनों कैटेगरीज को बाइफर्केट किया है. लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं जो लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की तरह काम करती है. ठीक है. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट्स की तरह वर्क करते हैं. देखो हम कहते हैं कि ह्यूमंस वी आर लिविंग. क्यों लिविंग है? क्योंकि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें ग्रोथ देखी जा सकती है, हम मूवमेंट कर सकते हैं, हमारी एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज है. ये सारे कैरेक्टर्स हैं हमें. एक टेबल है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि ना वो ग्रोथ कर सकता है ना वो मल्टीप्लाई कर सकता है. अब ये क्लियर कट डिमार्केशन है दोनों की. लेकिन हम यहाँ पे एक नया टर्म सीखते हैं कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक नाम ही इसका आंसर है, कनेक्ट करने वाला लिंक. अब लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों को कौन कनेक्ट करेगा? एक स्पेशल एंटिटीज जिसको हम वायरसेस कहते हैं वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. अब ये कनेक्टिंग लिंक कैसे है? अगर वायरस क्रिस्टल्स के फॉर्म में है दैट मीन्स अगर वायरस के पार्टिकल किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. इस केस में वो क्या है? नॉन लिविंग एंटिटी. लेकिन जिस तरह से
जैसे ही ये वायरस उस इनएनिमेट सोर्स से उठ के एक लिविंग बॉडी के अंदर चला जाता है, तो ये लिविंग बॉडी की मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये कैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, लिविंग का कैरेक्टर। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने वायरसेस को एक लाइफलेस पार्टिकल की तरह ट्रीट करना है, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह मानना है। कब? जब वो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई करते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो एक लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, तो वो लिविंग बॉडी की मशीनरी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता है, तब हम उसको लिविंग में कंसिडर करेंगे। वायरसेस की यही प्रॉपर्टी उसको लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक बनाती है, इसीलिए वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो लिविंग बीइंग हैं, ये किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। हमने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिविंग बीइंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की तरह पढ़ना है। लेट्स सी कि क्या कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम ऑर्गेनिज्म को लिविंग में कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो अगर मैं लिविंग बीइंग की बात करती हूँ, तो हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अंडरलाइन करेंगे, और इन अंडरलाइनिंग फीचर्स को ही हमने डिटेल में समझने की कोशिश करनी है उस पहले एस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रोथ। अब हम सब ने ये सीखा है कि जो ग्रोथ है वो किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हमारा साइज ग्रो करता है, हमारा बॉडी वेट इंक्रीज होता है, हमारी हाइट इंक्रीज होती है। सो अगर मैं लिविंग की बात करूं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ शो होती है। वो ग्रोथ बायोमास के हिसाब से भी हो सकती है, वो लेंथ के हिसाब से भी हो सकती है। जो सिंगल सेल है वो ग्रोथ भी शो करता है बाय सेल डिविजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें भी सेल डिविजन होती है, उनमें भी ग्रोथ होती है। सो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का नहीं, सिर्फ लिविंग का। ये कैरेक्टरिस्टिक हमें नॉन लिविंग में नहीं दिखता, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है। बट यहाँ पे क्लास 1 में हम इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि यस, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ शो करते हैं, बट जिस तरह की ग्रोथ को जिसको हम लिविंग कैरेक्टर में समझते हैं, दैट इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ। अंदर से जो ग्रोथ होती है, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है वो बाहर से ग्रोथ शो करेंगे, एंड दैट ग्रोथ इज शोन बाय नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, दो ग्रोथ इज अ कैरेक्टर जो हमें एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है, यही ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग में भी दिखता है। लेकिन इस केस में जो ग्रोथ का पैटर्न है वो कैसा होता है, बाहर की तरफ से। टेक एन एग्जाम्पल, हम ह्यूमंस की बात करें तो हम जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमारी हाइट कम होती है, लेकिन विथ टाइम हमारी हाइट इंक्रीज होती है, हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है। ये जो ग्रोथ हो रही है हम में, ये कैसी है, इंटरनल ग्रोथ है, जिसको हम इंटरसेप्शन कहते हैं। दिस इज एन इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। लेकिन टेक अनदर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बोल्डर पड़ा है। ठीक है, ये जो छोटा सा बोल्डर है, अगर मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूं, तो बहुत टाइम पर अगर उसके ऊपर आके डस्ट एक्यूमुलेट करता जाएगा, मिलियन ऑफ ईयर्स में ये छोटा सा बोल्डर अब कवर अप होके एक माउंटेन की तरह कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो, वो एक बोल्डर था, उसने भी तो ग्रोथ शो की, वो भी एक छोटे से बोल्डर, एक छोटे से स्टोन से अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, माउंटेन में। बट यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कैसी है, एक्सट्रिंसिक, बाहर से, एक्सटर्नल। सो अगर मैं ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर की तरह स्टडी करती हूँ, तो किस तरह की ग्रोथ को हम डिफाइनिंग फीचर में पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो कि लिविंग कैरेक्टर है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग फीचर में स्टडी नहीं करना, क्योंकि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है वहां पे भी एक्सटर्नली ग्रोथ हो सकती है, राइट।
सेकंड कैरेक्टर जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्शन। अब हमें सबको ये पता है कि जो रिप्रोडक्शन है ये सिर्फ किसका कैरेक्टर है, लिविंग में। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने से मिलते जुलते फीचर वाला ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग possessing features more or less similar to that of parents, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स को रिजेंबल करेगा, हम उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमने लोअर क्लासेस में ये सीखा है कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ये जो रिप्रोडक्शन का पैटर्न है ये वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो क्या रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर में स्टडी कर सकते हैं, ये हम इस डिस्कशन पे एंड पे समझेंगे, ठीक है। ओके, हम पहले कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सबसे सिंपल मैकेनिज्म क्या है ऑर्गेनिज्म के मल्टीप्लिकेशन की। अगर मैं फंजाइस की बात करूँ तो फंजाइस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके पास रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल तरीका है बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। फंजाई अलग अलग तरह के स्पोर्स बना के रिप्रोडक्शन कर सकती है। द स्पोर्स कैन वेरी फ्रॉम ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लमाइडोस्पोर, ऊडिया, कोनिडिया। ये जितने भी स्पोर्स के वेरिएंट हैं हम लेटर +1 में सीखेंगे। बेसिकली सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं यही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करूँ तो फंजाई अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए स्पोरुलेशन का प्रोसेस अप्लाई करेगी, जहाँ पे वो स्पोर्स बनाएगी और स्पोर्स विल गिव राइज टू अ न्यू फंजाई। उसी तरह ईस्ट एंड हाइड्रा में मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, बडिंग। यस, करेक्ट। बडिंग इज अ मेथड जिसमें सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं प्लनेरिया की बात करती हूँ तो प्लनेरिया भी रिप्रोडक्शन कर सकता है, बट उस केस में जो फ्रैगमेंटेड बॉडी है प्लनेरिया की वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। तो अगर एक प्लनेरिया टूटता है तो एक प्लनेरिया टूट के कितने ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो 2 पार्ट्स में टूटा तो 2 ऑर्गेनिज्म। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी 2 प्लनेरियाज रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। सिमिलर फैशन में बैक्टीरियाज या यूनिसेल्युलर एल्गे, अमीबा, ये सारे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनमें भी मेथड वेरी करते हैं सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। दे कैन अंडरगो बाइनरी फिजन, या फिर ये मल्टीपल फिजन शो कर सकते हैं, या ये फ्रैगमेंटेशन शो कर सकते हैं। सो बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म का एक अपना तरीका है रिप्रोड्यूस करने का। लेकिन क्या ये रिप्रोडक्शन का फीचर हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में मिलता है? नहीं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये फीचर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं रिप्रोडक्शन को बहुत ही ज़्यादा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकती। ऐसा क्यों? टेक एन एग्जाम्पल, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बट कुछ ऐसी फीमेल्स भी तो होती हैं जो कभी माँ नहीं बन पाती। तो क्या ऐसी फीमेल्स को हम नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ओके, फिर ऐसी कुछ स्पीशीज भी हैं जो कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से बनी है, उनमें भी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो सकते। एक एग्जाम्पल हमने सीखा है कि मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी से जो म्यूल आता है वो म्यूल भी आगे ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे म्यूल क्या लिविंग नहीं है? नहीं, ये दोनों ही कंडीशन जहाँ पे एक फीमेल बर्थ नहीं दे सकती या म्यूल से आगे प्रोजेनी नहीं हो सकती, ये बाकी सारे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसीलिए हम इनको नॉन लिविंग कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही रीजन है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कंसिडर नहीं करेंगे। यस, ये फीचर है लिविंग का जो इसको नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करता है, बट ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। नो डाउट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है, बट कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे
ऑर्गेनिज्म लिविंग है बट ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता। ओके, अब हमने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है। लिविंग का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम समझने वाले हैं दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस है क्या? बेसिकली अगर मैं लिविंग थिंग्स की बात करूं तो इनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को, अपने सराउंडिंग के हिसाब से चीज़ें सेंस करके उस रिस्पॉन्सेस को जनरेट कर सके जो उस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई से बनते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम शिवर करते हैं। ये क्या है? बाहर का एनवायरनमेंट जब कोल्ड होता है तो मेरी बॉडी इस कोल्ड एनवायरनमेंट को परसीव करती है और उसके रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी वो चिल फील करती है। दैट मीन्स वी आर कॉन्शियस इनफ, हमें ये सेंस है कि हम एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई को पिक करें और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, एग्जाम्पल, आप दिन में कहीं बाहर निकलते हो, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, आप अपनी आईज को शेड करने की कोशिश करते हो। दैट इज व्हाट? अ रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये कंडीशंस बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल स्टिमुलस से भी जनरेट होती हैं। ठीक है, सो अगर मैं कॉन्शियसनेस की बात करूं तो हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आसपास के वातावरण में जो भी चेंज है उस चेंज के अकॉर्डिंगली एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, एक डॉग है, वो आपके घर के बाहर है, आपने बाहर निकलना है एंड आपको पता है कि हो सकता है कि वो डॉग आपको बाइट करे। व्हाट यू डू? आप अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके एक स्टोन पिक करते हो ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सको। दिस इज योर सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब डॉग भी इस चीज को सेंस कर रहा है कि ये बंदा बाहर आ रहा है, इसने स्टोन पिक किया है, हो ना हो ये स्टोन वो मुझे मारेगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? डॉग वहां से भागने की कोशिश करेगा। तो इस एग्जाम्पल में ये जो दो लिविंग क्रिएचर्स हैं, आप और वो डॉग, ये दोनों ही अपने एनवायरनमेंट के स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कॉन्शियस होके अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं ताकि वो अपने आप को सेव कर सके। जो भी चेंजेस हैं वो फिजिकल लेवल में हो, वो केमिकल लेवल में हो या बायोलॉजिकल लेवल्स में हो, वो हर एक तरह के स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास कॉन्शियसनेस होगी, कॉन्शियसनेस है इसीलिए हम रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नॉट नेसेसरीली। व्हाई नॉट नेसेसरीली? टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से एक पेशेंट है जो कोमा में है। ठीक है, अब कोमा वाला पेशेंट डेड तो नहीं है, लाइफ सपोर्ट उसको लगे हुए हैं, वो वेंटिलेटरी सपोर्ट की वजह से लिविंग है, लेकिन अपने आसपास के एनवायरनमेंट की लिए रिस्पॉन्सेस जनरेट नहीं कर रहा। अब ऐसे सपोर्ट वाले पेशेंट को क्या हम डेड कंसिडर करेंगे? हाँ, ये सेमी डेड कंसिडर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद से जनरेशन नहीं कर रहे हैं रिस्पॉन्सेस की, लेकिन लाइफ सपोर्ट इनके बॉडी को फंक्शनल लेवल्स पे ओके रखती है, इसीलिए दे आर नॉट डेड। सो कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूं तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रीजन भी कि कुछ ऐसी स्पेशल टिपिकल कंडीशंस भी अराइज हो जाती हैं जहाँ पे लिविंग थिंग्स अपनी इस सेंस ऑफ जजमेंट को, इस कॉन्शियसनेस को अप्लाई नहीं कर पाते। और अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो डेड है। यस, दे आर नॉट फंक्शनल उस टाइम पे, बट यस ऑफ कोर्स दे आर लिविंग। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे जो कि एक लिविंग कैरेक्टर है, दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल क्या है? पहले मुझे ये पता होना चाहिए।
सेल्स हमने पढ़ा है, इट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं वो किससे बनी हुई हैं? सेल्स से। सो ये जो सेल्स हैं ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक है, दैट मीन्स सेल का होना ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अगर सेल है तो लिविंग, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं ये अलग अलग पैटर्न में अरेंज होके ऑर्गेनिज्म लेवल तक डेवलपमेंट करते हैं। सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं, बायोस्फीयर्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल्स से। और ये जो सेल्स हैं, सेल्स की प्रेजेंस अपने आप में एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग फॉर्म का। दूसरी जो चीज़ हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो बायो मीन्स एनीथिंग दैट इज पर्टेनिंग टू लिविंग। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम बायोलॉजिकल लेवल पे समझते हैं वो स्टार्ट कहाँ होती है? सब माइक्रोस्कोपिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे। सिंपल से मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ, हमने 4 तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स मिल के क्लब होके किस में कन्वर्ट होते हैं? सेल के ऑर्गेनेलीज में। ये ऑर्गेनेलीज का एग्रीगेट जब एक एनवेलप के अंदर जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? सेल्स। बहुत सारे सेल्स जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू अरेंज होता है तो क्या बनता है? ऑर्गन। अलग अलग ऑर्गन मिलके हार्मोनियस प्ले से काम करते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ये शुरू तो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगी लेकिन ये मैक्रोस्कोपिक लेवल तक मूव करेगी, ठीक है। तो अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करती हूँ तो हमने ये सारी अरेंजमेंट समझनी है, ठीक है। तो पहले सब माइक्रोस्कोपिक पार्ट मिलके सेल ऑर्गेनेलीज बनाएंगे, सेल ऑर्गेनेलीज से सेल बनेगा, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। बट एक अकेला ऑर्गन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेट्स से हमारा माउथ है, हमारा ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, बट क्या ये अरेंजमेंट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की अरेंजमेंट सफिशिएंट है हमें फंक्शनिंग लेवल पे ओके रखने के लिए? नहीं। हमें साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चाहिए जो गैसियस एक्सचेंज करेगा, जो खाना हम खा रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन करेगा। हमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी चाहिए जो इन सारे प्रोडक्ट्स को सारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा ताकि हर एक टिश्यू के पास, हर एक सेल के पास न्यूट्रिएंट पहुंचे, ठीक है। तो अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो सिर्फ ऑर्गन सिस्टम ही बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टॉप नहीं करता। यहाँ पे ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये आगे फंक्शनल तरीके से जुड़कर क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अगर ऑर्गेनिज्म बनना है तो उस ऑर्गेनिज्म में ये सारे सिस्टम्स होने चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम भी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी चाहिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी चाहिए। ये सारे सिस्टम जब एक हार्मोनियस प्ले करेंगे, सही तरीके से फंक्शन करेंगे, तब एक ऑर्गेनिज्म सही ढंग से काम करेगा। लेकिन ये अकेला ऑर्गेनिज्म सफिशिएंट नहीं है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विल मेक अ पॉपुलेशन। बहुत सारी पॉपुलेशन से क्या बनेंगी? कम्युनिटीज। बहुत सारी कम्युनिटीज क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम्स। और ये जो बहुत सारे इकोसिस्टम है ये एक्चुअली किसके अंदर कंटेन्ड है? बायोस्फीयर। सो अगर मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो हमने ये सब माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक समझना है, ठीक है। वी स्टार्ट विथ सेल्स, प्री सेल्युलर कंटेंट, देन ऑर्गेनिज्म एंड देन दी बायोस्फीयर, ठीक है। अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है तो ही एक फंक्शनल लिविंग यूनिट चल रही है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये अपने आप काम कर सकती है? नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन हर स्टेप पे अलग अलग प्रोसेसेस से मिल के ही काम कर पाती है। जैसे जो सबसे पहली प्रोसेस है वो रेगुलेट
कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स का जुड़कर एक बड़ा ग्रुप बनना। देखो हमने एग्जाम्पल क्या सीखा था? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये छोटे छोटे एंटिटीज हैं, ये मिलके सेल ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, सेल बनेगा। बहुत सारे सेल मिलेंगे, टिश्यू बनेगा। तो जैसे जैसे छोटे यूनिट्स मिलते हैं, एग्रीगेट होते हैं, एक बड़ा यूनिट फॉर्म होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? एग्रीगेशन। नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट प्रोसेस इज इंटरैक्शन। अब ये जो चीजें एग्रीगेट होती हैं, एक दूसरे के पास आके एक बड़ी यूनिट बनाती है, इनको आपस में भी इंटरैक्ट करना है। ये आपस में इंटरैक्ट करेंगी तभी ये एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम कर सकेंगे। ठीक है, सो सिर्फ एग्रीगेट नहीं होना है, सिर्फ इकट्ठे नहीं होना है, एक टीम की तरह काम भी करना है। सिग्नल्स को रिसीव करना है एंड रेसिप्रोकेट करना है। सो सेकेंड प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन की है, दैट इज इंटरैक्शन। एंड इंटरैक्शन के साथ साथ जो थर्ड स्टेप हमने सीखना है, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए गिव एंड टेक का, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर सकती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन डिसोसिएट हो जाएगी, वो टूट जाएगी या वो फंक्शनल नहीं रह पाएगी। एंड जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज चेंजेस। ये जो चेंजेस हैं, ये हमने हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं ताकि हमारा सर्वाइवल हो सके, और बहुत सारे मेजर चेंजेस को रेजिस्ट भी करना है ताकि हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म ना हो जाए। सो ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन को 4 प्रोसेसेस रेगुलेट करती हैं, एंड द 4 important terms that we learn here are aggregation, interaction, equilibrium and changes. The next topic is respiration. अगर मैं respiration की बात करती हूँ, तो respiration है क्या? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एनर्जी लिबरेट होगी। देखो हम लोअर क्लासेस में यूजुअली ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को सिनोनिमसली यूज करते हैं। ब्रीदिंग मीन्स ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। अब इसमें भी हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं करते, वो जो गैस का अमाउंट है इनहेल्ड एयर में एंड एक्सहेल्ड एयर में, जिसकी वजह से हम ये टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, बट दैट इज जस्ट ब्रीदिंग सुपरफिशियल लेवल पे। उस एयर को जिसको हमने अंदर लिया, वो अंदर जाके क्या करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है, ये मैकेनिज्म रेस्पिरेशन के अंदर आता है। तो बेसिकली respiration is not simple intake of oxygen and giving out of carbon dioxide. It is a process जहाँ पे जनरेट होगी एनर्जी, और ये एनर्जी कैसे जनरेट होगी? बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन से। ये बॉन्ड्स कौन से हैं जो ब्रेक हो रहे हैं? ये हमारे फूड के बॉन्ड्स हैं। बेसिकली जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो हमारे सेल्स में जो फूड आता है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो एनर्जी रिलीज करेगी, और ये जो एनर्जी है जिस फॉर्म में रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एटीपी, और यही वो एनर्जी है जो हमें सारा टाइम एक्टिव करती है। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करती हूँ, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है किसकी? फूड स्टफ की। एंड ये ऑक्सीडेशन क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि एनर्जी बन सके, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस एटीपी का क्या फ़ायदा है? ये एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगी, और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इस एनर्जी को यूज़ करके अपना काम कर सकती हूँ। अब ये एटीपी है क्या? एटीपी इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड ये एनर्जी कैरियर है। ये एनर्जी कब रिलीज होती है? जब फूड की ब्रेक डाउन होती है। क्या सिर्फ एरोबिक तरीके से ही एटीपी बनता है? नहीं, एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी जनरेट होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी जनरेट होती है, लेकिन
जो अमाउंट है एटीपी की जनरेशन का वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम। अगर मैं एटीपी की बात करती हूँ तो एटीपी क्यों एरोबिक कंडीशन में ज़्यादा डेवलप होती है? रीजन इज माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशल साइकिल चलते हैं जिसकी वजह से जो एटीपी का अमाउंट है वो ज़्यादा जनरेट होता है। सो एटीपी को अगर मैं बात करूं तो एटीपी क्या है? एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी सोर्स कहाँ बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पे हमने दो बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, विच इज द एनर्जी करेंसी? एटीपी। एंड विच इज द पावर हाउस? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस? क्योंकि यही एनर्जी डेवलप करने में हेल्प करे। अब ये एटीपी का फुल फॉर्म भी हमने लर्न करना है। एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक सोर्स है एनर्जी का एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से अपने फंक्शनल काम कर सकें। और ये सारी जनरेशन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा एटीपी नहीं बनती। एटीपी साइटोप्लाज्म में भी डेवलप होती है। ये जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है पूरी प्रोसेस की, ये हमने पीछे चैप्टर्स में डिस्कस करना है। बट यहाँ पे हमने जो चीज़ समझनी है वो ये कि रेस्पिरेशन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो रिस्पायर करेंगे। रिस्पायर करके वो जो एयर उन्होंने अंदर ली है वो जाके फूड की ऑक्सीडेशन करेगी, उससे एनर्जी रिलीज करेगी। और इस एनर्जी रिलीज का फ़ायदा क्या होगा? इस एनर्जी रिलीज का फ़ायदा है कि हम फंक्शनल लेवल पे अपने आप को एक्टिव रख पाएंगे। एटीपी हमारे लिए एनर्जी करेंसी की तरह काम करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि इसे बनाने में हेल्प कर रहा है तो ये हमारा पावर हाउस हो जाएगा। अब हम नया प्रॉपर्टी समझने वाले हैं लिविंग की, एंड दिस न्यू प्रॉपर्टी इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज चेंज। ये चेंज क्या सडन है? इट कैन बी। क्या ये स्लो है? इट कैन बी। ये चेंज हमारे लिए कितनी डिग्री में वेरी करती है? इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, टाइम टू टाइम, सर्कमस्टांसेस स्पेसिफिक होती हैं। लेकिन बेनिफिट क्या है इस चेंज का? ये चेंज बेसिकली ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन लाते हुए उसकी सर्वाइवल कंडीशंस को इम्प्रूव करती है। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो टाइम टू टाइम जो चेंजेस आती हैं बॉडी में, दोज चेंजेस आर कॉल्ड एवोल्यूशन। एंड बेनिफिट ये है एवोल्यूशन का कि ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो स्लाइट चेंजेस हैं एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में, जब लंबे समय तक ये चेंजेस एक्यूमुलेट होती रहती हैं तो उस कंडीशन में स्पीशीज में एक नया कैरेक्टर डेवलप कर देता है। और ये जो नया कैरेक्टर स्पीशीज में डेवलप हुआ है ये उसके सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर सकता है। एवोल्यूशन लिविंग कैरेक्टर है। जो स्पीशीज लिविंग है, मल्टीप्लाई कर रही है, वही विद टाइम एवोल्यूशन शो करेगी। लेकिन लेट्स से कि एक स्पीशीज है वो मल्टीप्लाई कर रही है लेकिन वो अपने आप को बेटर नहीं कर पा रही, एवोल्यूट नहीं कर पा रही, तो सर्कमस्टांसेस जब चेंज होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। अल्टीमेटली वो नॉन लिविंग थिंग ऑफ पास्ट हो सकती है। सो लिविंग में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर इंटरनली विद टाइम चेंजेस शो कर सके। और ये जो चेंजेस हैं स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते हैं, बट ये चेंजेस जब एक्यूमुलेट होंगी तो वो स्पीशीज को एक नया कैरेक्टर देती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने स्टडी करनी है दैट इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होती है? बेसिकली ये है मेंटेनेंस। किसकी मेंटेनेंस? इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेनेंस। लेट्स से
अगर मैं होम्योस्टेसिस की बात करती हूँ तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे है, और या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है तो लिविंग कैरेक्टर कैसे है। बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमने जो खाना खाया, अब खाना खाने के बाद जो यूजफुल फॉर्म है वो तो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, जो वेस्ट है वो स्टोर हो गया रेक्टम में। अगर वो हम पास आउट नहीं करेंगे तो क्या वो बॉडी में पाइल अप होता जाएगा? क्या उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम आएगी? यस ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अनदर एग्जांपल, जो हमने फूड खाया उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट हुआ वो भी तो हम बाई किडनी एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अगर हमारी किडनीज खराब हो गई तो वो वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा। वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा, दैट मीन्स वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा। तो क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकेगा? नहीं। जो हमने क्रिएट किया है वो हमने बाहर एक्सक्रीट करना है, एक बैलेंस अचीव करना है इंटरनली, ताकि मेरी बॉडी एक हार्मोनियस प्ले कर सके। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि एक लिविंग बॉडी हो तो उसमें होम्योस्टेसिस की मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो होम्योस्टेसिस है ये सिर्फ बॉडी के एंड पे नहीं, हम पॉपुलेशन के एंड पे भी देखते हैं। लेस से खाली बर्थ होते हैं तो क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक ऐसा टाइम आएगा जब रहने के लिए जगह सफिशिएंट नहीं होगी, खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, तो ये डिसबैलेंस हो गया, होम्योस्टेसिस नहीं रही। लेकिन नेचर भी चाहता है कि लेवल्स मेंटेन रहे, तो बर्थ के साथ साथ एक और फेज भी जोड़ा है हमने, जिसको हम क्या कहते हैं? डेथ। लेट्स से बर्थ ज़्यादा है और डेथ भी ज़्यादा है तो बैलेंस मेंटेन होगा। बर्थ ज़्यादा है, डेथ कम है तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। डेथ ज़्यादा है और बर्थ कम है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बैलेंस अचीव हो तो होम्योस्टेसिस डेवलप होना ज़रूरी है। ये जो टर्म होम्योस्टेसिस है ये वॉल्टर ब्रैडफर्ड कैनन ने 1929 में कॉइन किया था, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लिविंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो अगर मैं लिविंग्स की बात करूं तो लिविंग्स में मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी। जो भी केमिकल रिएक्शंस एक बॉडी में होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करती हूँ तो मेटाबॉलिज्म हैज टू फेजेस एंड द फेजेस आर कॉल्ड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये एनाबॉलिज्म क्या है, ये कैटाबॉलिज्म क्या है, हमने इन टर्म्स को समझने की कोशिश करनी है। मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शंस वाला चैप्टर हम रिकॉल करने की कोशिश करें तो हमने क्या सीखा है? कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे सिंपल चीज़ें मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाती, कंबाइनिंग रिएक्शन। लेकिन उसके अपोजिट एक और तरह की रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टूट के सिंपल और चीज़ें बनाता है। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरीके से यहाँ लिविंग सिस्टम में भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म कहना है और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस को डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म कहना है। सो अगर सिंपल चीज़ें जुड़ के एनर्जी को स्टोर करती हैं तो वो कैसी रिएक्शन है? कैसा बॉलिज्म है? एनाबॉलिज्म। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें टूट के एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो कैसा बॉलिज्म है? कैटाबॉलिज्म या डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये दोनों तरह के कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों मैकेनिज्म
हमारी बॉडी को फंक्शनल लेवल्स पे एक्टिव रखते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं मेटाबॉलिज्म की बात करूं, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, डिस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, तब एक लिविंग है। और ये मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इर्रिस्पेक्टिव किसी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, वो लोकोमोट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी फीचर्स मेटाबॉलिज्म वो जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि ये लिविंग रिएक्शंस हैं और ये रिएक्शंस का होना लिविंग स्टेट को मेंटेन करता है। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या डिस्कस किया है कि दो तरह के बॉलिज्म होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इन दोनों चेंजेस की वजह से ही हमारी बॉडी फंक्शनल लेवल पे काम करती है, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म शुगर। तो हमने यहाँ पे इस स्लाइड में बेसिकली डिफरेंसेस स्टडी करने हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म के, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी सोर्स यूज होगा, दैट मीन्स ये एनर्जी को स्टोर करेगा। अगर एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर हो रही है तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, वही एनर्जी जो पहले स्टोर हुई थी वो हम रिलीज करेंगे, ठीक है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन स्टोर एनर्जी, whereas catabolic reaction will release energy, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी अंदर जा रही है, इसीलिए एनाबॉलिक रिएक्शंस को हम एंडोगोनिक रिएक्शंस भी कहेंगे, ठीक है। सो एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस आर टर्म्ड एज एंडोगोनिक। यहाँ पे हमने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। इसके कंपैरिजन में कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रही है, रिलीज हो रही है। सो इट विल बी एक्सोगोनिक बिकॉज इट इज liberating or releasing energy. Catabolic reactions are exogonic in nature, liberating reactions, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज्म है एनाबॉलिज्म, यहाँ पे सिंपल चीजें मिलके कॉम्प्लेक्स बना रही हैं, सो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। इसके कंपैरिजन में कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। सो एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कहाँ से, सिंपल वालों से। इसके कंपैरिजन में एक अपोजिट स्टेट है कैटाबॉलिज्म में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टूटेंगे तो सिंपल सब्सटेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये क्यों ज़रूरी है, ताकि ग्रोथ हो सके, चीज़ों को हम मेंटेन कर सके या स्टोरेज हो सके। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस कब है, जब हमने ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करनी है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। कैसे, सिंपल चीजें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सन की एनर्जी को लेकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सनलाइट के फॉर्म में, और क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है C6H12O6, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो खाना हमने खाया वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, दैट इज C6H12O6। अब जब हम रिस्पायर करते हैं, ये जो खाना मेरे फूड जो है, या ये कहाँ जाएगा, सेल्स में। इस सेल्स में जब हम इंस्पायर करेंगे ऑक्सीजन जाएगी, इस फूड स्टफ की कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, दैट मीन्स ये जो ऑक्सीजन अंदर जाएगी ये ग्लूकोज को तोड़ेगी। जब ग्लूकोज को तोड़ेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज, साथ में मिलेगी हमें एनर्जी। यहाँ पे
एनर्जी रिलीज हो रही है और कॉम्प्लेक्स टूट के सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए ये कैसी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर को अगर मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, कुछ ऐसे फीचर्स जो किसके फीचर्स हैं, लिविंग के डिफाइनिंग फीचर्स या लिविंग की प्रॉपर्टीज। ये वेरी करते हैं फ्रॉम ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म। हमने इन सारे फीचर्स को जो भी हमने इस पूरे स्लाइड शो में सी किए हैं इनको मेमोराइज करना है एंड इनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, will come with my second video very soon. Thank you.